श्री राम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र समर्पण निधि अभियान સમિતિ કર્ણાવતી અને સામાજિક સમરસતા મંચ ગુજરાત પ્રાંત તરફથી એક સુંદર કાર્યક્રમ રામ જન્મભૂમિ તીર્થક્ષેત્ર નિર્માણ માટેની નિધિ સમર્પણ માટેનો કાર્યક્રમ થયો. એમાં કર્ણાવતી મહાનગર પશ્ચિમના આપણા લોકપ્રિય સાંસદ શ્રી ડૉક્ટર કિરીટભાઈ સોલંકી ઉપસ્થિત હતા. કિરીટભાઈ, આપ છેલ્લી 3 ટર્મથી અમદાવાદ પશ્ચિમ ક્ષેત્રના લોકલાડીલા સાંસદ છો. આજે આપ એક કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત રહ્યા છો જ્યાં સમગ્ર ભારતની અસ્મિતા, ગૌરવ અને સંસ્કૃતિના પ્રતીક સમા ભવ્ય શ્રી રામ જન્મભૂમિ મંદિરનું આપણે નિર્માણ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. રામ જન્મભૂમિ પર જે નિર્માણ થવાનું છે એ રાષ્ટ્ર મંદિર છે, એટલે રાષ્ટ્ર ચેતનાને જગાડવી છે આપણે. આપ પોતે અનુસૂચિત સમાજ અને રામ જન્મભૂમિ મંદિરનો જે સંબંધ છે એ વિશે આપનો વિચાર જણાવશો? पहले तो मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि कर्णावती महानगर में जो आरएसएस का मुख्यालय है, जो हम अभी मौजूद है और ये कार्यक्रम हुआ हेडगेवर भवन, वो मेरे संसदीय क्षेत्र में पड़ता है और मैं पिछले 3 टर्म से इस क्षेत्र का मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ. तो आज राम जन्मभूमि जो स्मारक ट्रस्ट है उसकी निधि के लिए निधि ट्रस्ट और सामाजिक समरसता मंच की ओर से आज यहाँ कार्यक्रम संपन्न हुआ. इस कार्यक्रम में हम सब के बीच में जो हमारे वाराणसी के संत श्री भूषण जी थे, यहाँ उपस्थित जो राम जन्मभूमि के जो मंदिर के ट्रस्ट के जो पदाधिकारी हैं, जिन्होंने पहली जो शिला रखी थी और जो दलित समाज से आते हैं वो कामेश्वर जी चौपाल जी थे. हाँ, गुजरात के प्रांत प्रचारक और हम सब के मार्गदर्शक श्री चिंतन भाई उपाध्याय जी थे और बहुत सारे लोग, खास करके अनुसूचित जाति के विविध विभाग से आने वाले लोग यहाँ थे. इसमें विधायक भी थे, इसमें वरिष्ठ हमारे आगेवान भी थे. और जैसे ही आपने कहा, करीबन 493 साल पहले राम मंदिर पर जो आक्रामकों ने जो आक्रमण किया था और मंदिर को ध्वस्त किया था, तब से लेके आज तक ये मंदिर बनाने के लिए एक आंदोलन चल रहा था. मैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और गुजरात के सपूत श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का मैं विशेष आभारी हूँ कि उनकी सरकार ने इस राम जन्मभूमि मंदिर का जो फैसला जो अटका हुआ था, न्यायपालिका को पूरा उनको फ्री हैंड देके, सुप्रीम कोर्ट को फ्री हैंड देके उनके फेवर में जो जमीन आवंटित की, उसका शिलान्यास भी उनके कमलों से हुआ और आज मंदिर बन रहा है. इसके लिए समर्पण निधि के इस कार्यक्रम में सब लोग थे. सामाजिक समरसता की जहाँ तक बात है, भगवान राम, हमने देखा है कि भगवान राम और हनुमान जी को गले मिलते हुए सभी के घरों में उनकी तस्वीर होती है. शबरी के पास जाकर उनके झूठे बोर खाने वाले भगवान राम, जो एक राजा थे और एक शबरी माने कि वो जो वनवासी परिवार से आती थी, सामान्य नागरिक जिसे सामान्य नागरिक थी. भगवान राम ने, मुझे ऐसा लगता है कि सामाजिक समरसता का अगर किसी ने पहला उदाहरण दिया है तो भगवान रामचंद्र जी ने दिया है. और हम सब की एक कल्पना है कि भगवान रामचंद्र जी का एक भव्याति भव्य मंदिर बने और जिस प्रकार से ये कार्यवाही चल रही है. और एक बात पर मैं विशेष जोर देना चाहता हूँ कि यहाँ बहुत दानवीर भी होते हैं. जैसे बिरला मंदिर है, तो बिरला ने पूरा दान दिया था और बिरला मंदिर से जाना जाता है. अगर लोग चाहते हैं तो भगवान राम के मंदिर में बड़ी राशि भी दे सकते हैं, मगर बातें हैं कि हर व्यक्ति का उसमें योगदान हो. पिछली पंक्ति में बैठा हुआ गरीब व्यक्ति का भी इसमें योगदान हो और इसीलिए सभी लोगों से योगदान ले, चाहे वो करोड़ों में दे, चाहे वो लाखों में दे, चाहे वो सैकड़ों में दे, चाहे वो छोटा पर वो उसमें अपना जो योगदान दे के मंदिर बने. ये हमारी परिकल्पना है और हम चाहते हैं कि ये कोई सीधा साधा मंदिर नहीं है.
एक राष्ट्र चेतना की एक नींव है। और भगवान राम जो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम थे, और गांधी जी ने भी कहा था कि हम इस देश में राम राज्य लाना चाहते हैं। तो जैसे राम राज्य है, ये कल्पना के साथ ये मंदिर बनेगा, ये कोई सिंपल मंदिर नहीं है, ये एक राष्ट्र का जो एक प्रतीक है, राष्ट्र का जो एक प्रतीक और चेतना का प्रतीक है। और हम चाहते हैं अनुसूचित जाति के लोग भी इसमें पीछे नहीं हटेंगे। आज कई लोगों ने अपनी अपनी ओर से आज राशि की घोषणा की, तो मैं समझता हूँ कि इसमें हमारे जो अनुसूचित जाति, जो दलित लोग हैं, उनका भी इसमें योगदान रहेगा। और सही मायने में ये मंदिर बनेगा, वो सामाजिक समरसता का एक प्रतीक बनेगा। जी धन्यवाद किरीट जी। एक और प्रश्न था आपसे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनका भारत के आधुनिक भारत में के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान है, उनके जीवन से हमें ये संदेश कैसे मिल सकता है कि राम मंदिर में भी मेरा योगदान होना चाहिए? बाबा साहेब आम्बेडकर गरीबों के और दलितों के मसीहा के रूप में जाने जाते हैं। मगर मैं आगे बढ़कर अगर बोलूं तो बाबा साहेब आम्बेडकर 135 करोड़ भारतीयों के वो है, उनके लिए उन्होंने कार्य किया है। और जो देश को संविधान दिया है, ऐसा एक देश को संविधान दिया है, मजबूत संविधान दिया है कि लोकतंत्र की जड़ें भारत में जितनी गहरी हो रही है शायद ही किसी देश में होती है। अमेरिका जैसा देश, वहाँ अभी भी हमने देखा कि हमें सत्ता परिवर्तन हुआ, एक प्रेसिडेंट आउटगोइंग होता है, एक प्रेसिडेंट इनकमिंग आता है, तब उसमें जो दिक्कतें आई, लोगों ने संसद भवन का घेरा किया, कई लोगों की मौत हो गई। अगर आप देखो तो बाबा साहेब आम्बेडकर के संविधान में भारत में ऐसी स्थिति का निर्माण नहीं किया है। और इसीलिए मैं मानता हूँ कि जो भारत का संविधान है वो विश्व का सर्वश्रेष्ठ संविधान है। मैं तो उनको अमेरिका का संविधान मैंने पूरा नहीं पढ़ा है, मगर इस घटना को अगर मैं जो संज्ञान में लूँ तो मैं कह सकता हूँ कि भारत का संविधान बहुत मजबूत है। और बाबा साहेब आम्बेडकर ने जो कहा था, उन्होंने भी बहुत ही ये स्पृश्यता की वजह से बहुत ही उनको अपमान झेलना पड़ा था, मगर बाबा साहेब आम्बेडकर ने ये संविधान बनाया तब किसी के प्रति कटुता नहीं रखी थी। जिन लोगों ने इनका अनादर किया था उनके लिए भी कटुता नहीं रखी थी। एक ऐसा संविधान बनाया था कि पूरे देश की जनता को उसको लाभ हो, चाहे महिलाओं हो, चाहे श्रमजीवी हो, चाहे किसान हो, चाहे युवान हो, चाहे दलित हो, चाहे वनवासी हो। तो मैं समझता हूँ कि बाबा साहेब आम्बेडकर सामाजिक समरसता के प्रथम प्रहरी थे। हाँ, उन्होंने दलितों के अधिकार के लिए मुहिम चलाई और उनको अधिकार दिया, जैसे कि वोटिंग का मूल्य, चाहे गरीब व्यक्ति हो चाहे देश का प्रेसिडेंट हो, उनका वोट का मूल्य एक है। महिलाओं को जो वोट देने का अधिकार दिया, वोट देने का, यूरोप के कई देशों में महिलाओं को वोटिंग का अधिकार नहीं था, बाबा साहेब ने ये किया। ही वॉज ए सिंगल मैन आर्मी, और इन्होंने जो ये क्रांति किया था बहुत ही बड़ी है। कई लोगों ने इसका संज्ञान नहीं लिया है। महिलाओं को समान अधिकार देना, विमेन्स एम्पावरमेंट, और दलितों को एम्पावरमेंट करना। मैं समझता हूँ कि बाबा साहेब आम्बेडकर ने, चाहे आरक्षण नीति हो या कुछ भी हो, जो दलितों को जो अधिकार दिया है, मेरा स्पष्ट मानना है कि इसकी वजह से सामाजिक समरसता और भी मजबूत होगी, और भी वो उसमें वो आएगी, और लोगों के बीच में जो समरसता का भाव पैदा होगा। धन्यवाद किरीट जी। और एक बात आखिरी, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में जो राष्ट्र मंदिर निर्माण होने जा रहा है, जो भारत की अस्मिता का प्रतीक होगा, समग्र राष्ट्र की चेतना का प्रतीक और केंद्र बिंदु होने वाला है, उसके लिए प्रत्येक अनुसूचित समाज के व्यक्ति को अपना समर्पण करना चाहिए। इस विषय में आपका संदेश क्या होगा? मैं आपसे सहमत हूँ कि ये राष्ट्र मंदिर बन रहा है, कोई एक मंदिर सादा सीधा नहीं है। भगवान राम जो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, जिनको हम चाहे अपना पूरा जीवन हो, मृत्यु में भी हम भगवान राम को याद करते हैं, तो ऐसे एक विभूति का मंदिर बन रहा है, राष्ट्र मंदिर बन रहा है, उसमें पूरे भारतीयों का इसमें योगदान होना चाहिए।
और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे समाज के लोग, अनुसूचित जाति के लोग भी उसमें पीछे नहीं हटेंगे। 15 तारीख तक, 15 फरवरी तक घर घर अभियान है, तो यहाँ जो लोग आए वो ये संदेश पहुँचाएंगे। और छोटे से छोटे, मानो किसी ने 10 रुपया का योगदान दिया तो वो भी हमारे लिए बहुत अमूल्य रहेगा। सभी लोगों का इसमें योगदान रहेगा और ये मंदिर एक ऐसा बनेगा कि एक समरसता का, मैंने पहला बोला कि समरसता का एक प्रतीक बनेगा और सबके लिए एक राम राज्य की जो परिकल्पना थी उसको चरितार्थ करने का एक सिंबल रहेगा। જી ધન્યવાદ. આ હતા આપણી સાથે અમદાવાદ પશ્ચિમ ક્ષેત્રના 3 ટર્મથી ચૂંટાતા આવેલા લોકલાડીલા સાંસદશ્રી, જેમણે જણાવ્યું કે રામ મંદિર રાષ્ટ્ર મંદિર છે અને રાષ્ટ્ર મંદિરમાં રાષ્ટ્રના પ્રત્યેક નાગરિકનો એમાં પોતાનું સમર્પણ હોવું આવશ્યક છે. ડૉક્ટર ભીમરાવ આંબેડકરના સંવિધાન દ્વારા રચિત માનનીય સર્વોચ્ચ અદાલતે જ એ જમીનને આવંટિત કરી છે. તેથી પ્રત્યેક ભારતીય નાગરિકનું એ સમર્થન એને રહે અને આવનારા સમયમાં રાષ્ટ્ર મંદિર જે બનવા જઈ રહ્યું છે ભારતની અસ્મિતાનું, ભારતના ગૌરવનું, ભારતની તેજસ્વીતાનું અને ભારતની ચેતનાને જાગૃત કરવાનું કેન્દ્રબિંદુ બને, સમરસતાનું શ્રેષ્ઠ પ્રતીક બને એવી શુભેચ્છાઓ. ધન્યવાદ.